गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्री फूल मीना, सह आचार्य इतिहास विभाग, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज का जो वीडियो है उसमें एमए फाइनल ग्रुप बी के इतिहास विषय के सेकंड पेपर जो मध्यकालीन भारत की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है, उसमें मध्ययुगीन भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि मध्ययुगीन भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि मध्य युग में भारत अपनी संपन्नता के लिए विश्व में सुविख्यात था। इसीलिए भारत को उस समय सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। धन संपदा, खाद्यान्न, प्राकृतिक वस्तुएं आदि की भरपूर मात्रा भारत में उत्पन्न थी और इसी के कारण भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था और बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात अन्य देशों के लिए करता था। इसलिए व्यापार और वाणिज्य भी उस समय सुदृढ़ अवस्था में था। इसी धन संपदा के लालच में विदेशी आक्रमणकारी भारत की ओर आकर्षित हुए, जिनमें महमूद गजनी और उसके सहयोगी मुख्य रूप से थे। इसीलिए मोहम्मद गजनवी और उसकी लुटेरी सेनाओं को भारतीय राज्यों की राजधानियां और मंदिरों पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था, क्योंकि महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीय धन संपदा को प्राप्त करना था। महमूद गजनी ने उस समय भारत पर आक्रमण करके यहाँ से करोड़ों रुपयों की संपत्ति को वो अपने देश ले गया। फिर भी यहाँ ये प्रारंभिक तुर्क आक्रमणकारी ने तो भारत को पूर्णतः धनहीन कर सके और नए धन उत्पादन के साधन नष्ट कर सके। 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ का जो मंदिर है उसको महमूद गजनी ने खूब लूटपाट की और वहाँ से अतुल धन संपदा अपने साथ लेकर गया। इन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के फलस्वरूप भी भारत की धन संपदा जो है वो अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होती रही। दिल्ली के सुल्तानों ने भी अपने उत्तरी और दक्षिणी भारत के अभियानों में लूट में अपार धनराशि प्राप्त की और उन्होंने युद्धों में दरबारी शान शौकत पर और अपनी विलासिता पर अपना धन खर्च किया। फिर भी देश में इतना धन था कि 14वीं सदी के अंत में तैमूर देश के केवल एक कोने से ही लाखों का धन ले गया। इसलिए ये कह सकते हैं कि तुर्कों के आने के पूर्व और तुर्क अफगान युग में भारत की आर्थिक संपन्नता का तथ्य निर्विवाद था और भारत पूर्ण रूप से संपन्न था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन के समय में दक्षिणी भारत पर धन संपदा को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किए, जिसमें देवगिरी, गुजरात ये महत्वपूर्ण थे, जहाँ से वो अपार धन संपदा लेकर आया था और उसके बाद ही उसने जलालुद्दीन खिलजी को समाप्त करके अपना राज्याभिषेक करवाया था। अपने कार्यकाल में भी अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने सुदूर दक्षिण देश पांड्य राज्य तक आक्रमण किए और वहाँ की विशाल धन संपदा अपने पास लेकर आया था। इस आधार पर यह निश्चित है कि उस समय भारत में संपूर्ण धन संपदा स्थित थी और भारत एक बहुत महत्वपूर्ण धन संपन्न देश था। भारत की संपन्नता का मुख्य स्रोत कृषि को माना गया है। देश के अधिकांश भागों में कृषि का कार्य ही उस समय होता था। देश की अधिकांश भागों की भूमि उपजाऊ थी। उस समय वर्षा खूब होती थी, पानी की कोई कमी नहीं थी और सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं थी, जिन्हें कुछ सुल्तानों ने और भी विस्तृत किया था, जिनमें फिरोज तुगलक का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। फिरोज तुगलक ने इस सिंचाई व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से विकसित कर दिया था। अपने समय में बहुत सारी नहरें
उन्होंने निकलवाई थी और किसानों की सुविधा के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इन सुविधाओं और किसानों के परिश्रम से इतना अनाज पैदा हो जाता था कि किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद बाहर भी भेजता था और देश के बाहर भी खाद्यान्न जाते थे। देश के कई भागों में अनेक तरह के फल भी पैदा होते थे, जो भी उस समय किसान की आय के मुख्य स्रोत माने जाते थे। फिरोज तुगलक की आय का एक बड़ा भाग फलों के बगीचों से प्राप्त होता था और उसने बगीचों के लिए अलग से भूमि निर्धारित कर रखी थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल देने वाले पौधे लगाए जाते थे, जिनसे बहुत सारी विभिन्न प्रकार की क्वालिटी के फल प्राप्त होते थे, जिससे भी लोगों को या किसानों को आय उत्पन्न होती थी। कृषि के अतिरिक्त शहरी और देहाती क्षेत्रों में बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग थे। वो छोटे कुटीर और लघु उद्योग थे, उनसे भी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन माना जाता था। जैसे देश में उस समय दो प्रकार के उद्योग महत्वपूर्ण माने जाते थे। एक उद्योग तो वे थे जो राज्य के संरक्षण में थे, और दूसरे उद्योग धंधे वो थे जो पूर्ण रूप से निजी थे और व्यक्तिगत होते थे। दिल्ली में सुल्तानों के अपने निजी कारखाने थे, सरकारी कारखाने थे, जिसमें कई हजार सिल्क और अन्य वस्त्र बनाने वाले जुलाहे काम करते थे, जिसमें बहुत अच्छा सिल्क का उत्पादन होता था और इसका विदेश तक व्यापार किया जाता था। प्रतिवर्ष हजारों गज सिल्क और सूती कपड़ा खिल्लते तैयार करने के लिए बनाया जाता था। उस समय बंगाल भी कपड़ा बुनने का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था। बंगाल के समान गुजरात में भी वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र माना गया था। सोने, चांदी और जरी आदि की वस्तुएं तैयार करने के भी कारखाने थे, जिनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था और उनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती थी। साथ ही राज्य सरकार को भी कर प्राप्त होता था। निजी उद्योगों में जैसे सूती कपड़े बनाने के कारखाने, ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने, रेशमी वस्त्र बनाने के उद्योग धंधे, ईंट बनाने के, पत्थर में जड़ाऊ काम करने के, चमड़े का कार्य करने के आदि महत्वपूर्ण उद्योग उस समय प्रचलन में थे। कुछ छोटे छोटे और अन्य उद्योग भी उस समय प्रचलन में थे, जैसे हाथी दांत के विभिन्न प्रकार के आभूषण तैयार करना, नकली जवाहरात तैयार करना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, विभिन्न प्रकार की घरेलू आवश्यकता की वस्तुएं आदि तैयार करने का लकड़ी उद्योग भी था। कांच का उद्योग भी उस समय प्रचलन में था। इसके अलावा लाख उद्योग भी प्रचलन में था। शाही कारखानों के मजदूर व कारीगरों को छोड़कर शेष मजदूर जो निजी कारखाने में काम करते थे, उनका शोषण होता था और वो दुखी थे, लेकिन उनके द्वारा जो वस्तुएं तैयार की जाती थी उससे राज्य को भरपूर लाभ प्राप्त होता था और उससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती थी। इस प्रकार विभिन्न कल कारखानों और विभिन्न प्रकार की आजीविका के साधनों और कृषि के द्वारा मध्यकाल में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत संपन्नता लिए हुए थी और सारे लोग अधिकतर सुखी थे जो भारत में रहते थे।